लेकिन देखिए, शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज आज फिक्र की शुरुआत इस खबर से। ईरान में नतांज न्यूक्लियर साइट पर फिर से काम शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, एनरिच्ड यूरेनियम निकालने की कोशिश कर रहा है ईरान। इजरायली मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर, नतांज साइट को यूएस ने बमबारी में तबाह करने का दावा किया। यह बहुत बड़ी खबर है। अगर नतांज साइट पर फिर से काम शुरू हो गया है तो ट्रंप क्या करेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे? ईरान में मौजूद नतांज परमाणु केंद्र पर दोबारा काम शुरू होने का मतलब क्या फिर से ईरान वर्सेस इजराइल जंग शुरू होने वाली है, या फिर से अमेरिका अपने बॉम्बर से ईरान पर हमला करेगा? 21-22 जून की दरमियानी रात अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया और ईरान के 3 परमाणु केंद्र पर B-2 बॉम्बर से बम बरसाए। नतांज, इस्फहान और फोर्दो प्लांट पर 14,000 किलो के बंकर बस्टर बम GBU-57 गिराए गए। अमेरिकी अटैक से पहले इजराइल इन परमाणु केंद्रों को बार बार टारगेट कर रहा था, बर्बाद करने की पूरी कोशिश थी। लेकिन इन हमलों के एक हफ्ते बाद भी अब बात के अंदर अगर कहा जाए, नतांज सेंटर पर हलचल शुरू हो गई है। ईरान जमीन के नीचे बने अंडरग्राउंड ठिकाने से संवर्धित यूरेनियम निकालने में जुटा है। खुद इजराइल की मीडिया ने यह दावा किया है। यानी अमेरिका जिन परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के दावे कर रहा था और जिनके लिए कहा जा रहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब इतना पीछे धकेल दिया गया है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान से आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के बाद अब अमेरिकी B-2 बॉम्बर और बमों की शक्ति फिसड्डी साबित होती दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के बम लक्ष्य से भटक गए या ट्रंप एक बार फिर सच्चाई से दूर झूठे दावे कर गए। कुल मिलाकर इस वक्त इजराइल अमेरिकी गठबंधन के 3 फेल्ड मिशन नजर आ रहे हैं। पहला, अमेरिकी अटैक के बावजूद नतांज परमाणु प्लांट में फिर से काम शुरू होना। दूसरा, 10 परमाणु बम के बराबर 400 किलो यूरेनियम की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाना। और तीसरा, भीषण युद्ध और बमबारी में सुप्रीम लीडर खमेनी का सुरक्षित रहना। नतांज की खबर इसलिए हैरान कर रही है क्योंकि जिस जगह 14,000 किलो के बम गिरे, वहां एक हफ्ते के अंदर काम कैसे शुरू हो गया? क्या अमेरिका ने अपने नाकाम ऑपरेशन को दुनिया भर में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम संवर्धित साइट मानी जाती है। नतांज में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का भंडार है। यही वो प्लांट है जहां 60% अधिक तक यूरेनियम संवर्धित किया जा चुका है। 60%। एक बात आपको बता रहे हैं, इसको होल्ड करेगा राहुल। आपको जानते हैं कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा था वो कितना एनरिच्ड यूरेनियम था उसमें? आज मेरे शो में एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बताया 82%, और ये कितना है? 60%। तो क्या उसी संवर्धित यूरेनियम को निकालने की कोशिश हो रही है जिसकी रिपोर्टिंग इजराइल का मीडिया कर रहा है? परमाणु बम के लिए 90% तक यूरेनियम को संवर्धित करना होता है, जिससे ईरान बहुत दूर नहीं है। नतांज के बारे में पश्चिमी देशों का कहना है कि यहां मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग भविष्य में परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर यह खबर आ रही है तो इसके साथ बैकड्रॉप में देखिए कि ईरान ने कल ही कहा है कि अब IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ईरान में तो कदम नहीं रखेगी। कुल मिलाकर इस फैसिलिटी के कई हिस्से जमीन के नीचे बनाए गए थे। भारी कंक्रीट की दीवारों से इसे सुरक्षित किया गया था। यानी हम बात कर रहे हैं नतांज, ताकि हवाई हमलों से बचाव हो सके। ईरान का ये न्यूक्लियर ठिकाना 2002 में पहली बार दुनिया की नजरों में तब आया जब सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी लोकेशन मिली। 2010 में इसी साइट पर इजराइल ने साइबर अटैक करके उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ईरान का हौसला कम नहीं हुआ है, वो अपने परमाणु मिशन में जुटा रहा। ईरान के लिए यह मिशन उसकी साख का सवाल बन गया है और सीज फायर के बाद भी वो लगातार कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर अभियान नहीं रुकेगा। अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन उन्हें तो ये अब भी नहीं पता है कि ईरान का 400 किलो यूरेनियम कहां है। इस बीच 86 साल के सुप्रीम लीडर खमेनी ने कल अपना वीडियो जारी किया। खमेनी ने कहा था कि परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया। देखिए, बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और अगली रिपोर्ट आपको ध्यान से देखनी चाहिए।
नतांज सेंटर में काम शुरू होने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब फोर्दो से लापता 400 किलो यूरेनियम की तलाश चल रही है। इतना यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब इस यूरेनियम भंडार को लेकर इजराइल ने धमकी देना शुरू कर दिया है और बड़ी अजीब सी धमकी है। ये नेतन्याहू के हैंडपिक्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं। एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनके लिए कहा जाता है कि नेतन्याहू जो सोचते हैं और कह नहीं पाते हैं, ये वो काम करते हैं कहने वाला। इजरायली रक्षा मंत्री कैटेज, इनका पूरा नाम इजराइल कैटेज है, उन्होंने वार्निंग दी है कि ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम इजराइल को सौंपना ही होगा। शुरू से ही स्पष्ट था कि हमला आसपास के बुनियादी ढांचे को तबाह करेगा, यह परमाणु सामग्री को खत्म नहीं करेगा। अब अमेरिका, इजराइल संयुक्त रूप से ईरान से कह रहे हैं कि यह सामग्री आपको सौंपनी होगी। इजराइल कैटेज ने कहा है कि ईरान पर इजराइल के हालिया हमलों का उद्देश्य उसकी क्षमताओं को बेअसर करना था। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान के पास परमाणु बम बनाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर ईरान 400 किलो यूरेनियम का पता नहीं बताता है तो नेतन्याहू और ट्रंप की जोड़ी क्या करेगी? यहां जरा क्रोनोलॉजी को समझना होगा। पहले यह खबर आई कि 400 किलो यूरेनियम गायब है, जिसे लेकर इजराइल धमकी पर उतर आया। आज इजराइल के मीडिया ने यह खबर दी कि नतांज परमाणु प्लांट में काम शुरू हो गया है। देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल एक बार फिर ईरान पर हमले का बहाना बना रहा है? क्योंकि ईरान पर हमले की जड़ में यही परमाणु कार्यक्रम था, और अगर 12 दिन की जंग के बावजूद न्यूक्लियर स्टॉक बरकरार है तो क्या यही दोबारा विध्वंसक हमले की वजह बनेगी? इजराइल न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक पा रहा, बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की उसकी तमाम कोशिशें फेल हो गई हैं। जिस खमनेई को हटाने के लिए इजराइल के तमाम नेता दावा कर रहे थे, आज वही खमनेई खुलकर बंकर से ही सही लेकिन इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री भी खमनेई को लेकर परेशान हैं। खमनेई इजराइल के लिए अभी तक मिशन इम्पॉसिबल है। इजराइल कह रहा है कि खमनेई रेंज में नहीं आए वरना उनका भी खेल खत्म कर देते। मतलब जैसे ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, सेना के टॉप कमांडर्स मारे गए, वही हाल खमनेई का भी होने वाला था, लेकिन इजराइल चूक गया। और सोचिए जरा, सोचिए क्या थॉट प्रोसेस है। किसी भी कंट्री के स्टेट लीडर को या तथाकथित स्टेट हेड को, क्योंकि उनको सुप्रीम लीडर कहते हैं, उसको मारने का दम रखता है एक मुल्क, और उस मुल्क को कोई क्वेश्चन नहीं करता। सोचिए। खैर, यह सब कुछ तब हो रहा है जब यह कहा जाता है कि ईरान में चप्पे चप्पे पर मोसाद की नजरें हैं। इसीलिए इस्माइल हानिया, हमास चीफ को उन्होंने मार दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटेज के बयान में उनकी नाकामी दिख रही है। बयान बताता है कि महायुद्ध के दौरान खमनेई का सुरक्षा प्लान कितना फूल प्रूफ और सीक्रेट था। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटेज खुलकर कह रहे हैं कि आईडीएफ अली खमनेई को मारना चाहती थी, लेकिन जंग के दौरान यह मौका नहीं मिला। एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कबूल भी कर ली। कैटेज के मुताबिक अगर वो हमारी रेंज में होते तो हम उन्हें खत्म कर देते। उन्होंने बताया कि खमनेई अंडरग्राउंड हो गए, कमांडरों से संपर्क तोड़ लिया और इजराइल उन्हें ढूंढ नहीं पाया, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट नहीं मिला। उनसे जब यह पूछा गया कि क्यों इजराइल ने इस कार्रवाई के लिए अमेरिका से अनुमति मांगी थी, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसे मामलों में हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। यानी रक्षा मंत्री का कहना है कि अगर खमनेई मिल जाते तो इजराइल अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की परवाह किए बिना उनकी हत्या कर देता। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खमनेई की तुलना हिटलर से करते हुए कहा था कि इजरायली सेना को निर्देश दिया गया कि युद्ध के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खमनेई अब जीवित नहीं रहना चाहिए। सूत्रों का दावा है कि खमनेई अपने परिवार सहित तेहरान के एक भूमिगत बंकर में छिपे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा अब जो आपको हम बता रहे हैं। माना जा रहा है कि 13 तारीख से शुरू हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद उन्होंने यहां शरण ले रखी है। अब देखिए क्या हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि 13 जून को खमनेई की सुरक्षा वली ए उम्र स्पेशल यूनिट के हवाले कर दी गई। वली ए उम्र को ईरान का सबसे मजबूत सुरक्षा बल माना जाता है। सोचिए, ईरान की आर्मी नहीं, यह वाला संगठन। खमनेई की सुरक्षा कई लेयर की है। उनकी सुरक्षा में सादी वर्दी में सुरक्षा एजेंट तैनात रहते हैं। इसके अलावा खमनेई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईआरजीसी के स्पेशल कमांडो तैनात किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की खुफिया टीम खमनेई पर किसी भी संभावित खतरे को लेकर अलर्ट रहती है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमने ज्यादातर अपने कमांडरों से एक भरोसेमंद सहयोगियों के माध्यम से ही बात करते हैं। इन्हीं वजहों से लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल उनका ठिकाना ढूंढने में नाकाम रहा। इतना ही नहीं, जब सीज फायर हुआ तो खमनेई को साइड स्टेप करा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और डिसीजन वहां के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने लिया। अब फिक्र का फोकस गाजा की तरफ शिफ्ट करते हैं और ये बहुत हार्ट रेंचिंग, हृदय विदारक विजुअल है। देखिए जरा आप इसको। खैर, क्योंकि कमजोर दिल के लोग ये विजुअल नहीं देख पाएंगे, देखिए जरा इसको, तस्वीर को देखिए। ईरान से सीजफायर के बाद नेतन्याहू ने गाजा पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी है। ये तस्वीर उसका सबूत है। बम धमाके का ये वीडियो गाजा के शेख रदवान इलाके से आया है। इस इलाके में इजराइल ने एक के बाद एक कई बम गिराए। एक बम वहां के रिहायशी इलाके में गिरा। एक बार के लिए आपको लग सकता है कि हॉलीवुड का किसी डिजिटली, ग्राफिकली, मैनुअली या कुछ भी तरीके से बनाया गया सीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल रियल सीन है। ये गाजा का शेख रदवान इलाका है। जैसे ही वहां बम गिरा तो साइकिल पर सवार एक शख्स अपनी जान बचाकर भागते नजर आया। इस भीषण हमले के अलावा इजराइल ने उत्तरी गाजा के कई इलाकों में बमबारी की है और खबर है कि पिछले 24 घंटे में इन हमलों में 74 लोग मारे गए हैं और 7 दिन के अंदर करीब करीब 550 लोग। यह सब कुछ गाजा को समतल करने के लिए किया जा रहा है ताकि वहां डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम गाजा खड़ा किया जा सके। वही गाजा जिसका एआई वीडियो ट्रंप ने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में गाजा को एक शानदार चमचमाते टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह दिखाया गया था, जहां मलबे की जगह 5 स्टार होटल, रेनबो फाउंटेन है और समंदर के किनारे पार्टी चल रही है। वीडियो में ट्रंप की एक सोने की विशाल मूर्ति दिखाई गई। इलॉन मस्क डॉलर की बारिश में नाचते हुए दिखते हैं और नेतन्याहू के साथ ट्रंप समंदर के किनारे जूस के ग्लास टकराते हुए नजर आते हैं। वीडियो की एंड प्लेट में लिखा है ट्रंप गाजा। जैसे दुनिया भर में ट्रंप टावर खड़े हैं, उसी तरह अब गाजा को भी ट्रंप की ब्रांडिंग के नाम पर बसाने का सपना दिखाया जा रहा है। सोचिए सर, इस पूरे प्लान को जमीन पर उतारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है कि ट्रंप, नेतन्याहू और रूबियो ने मिलकर गाजा में युद्ध खत्म करने और अब्राहम एकॉर्ड को एक नई शक्ल देने की योजना बनाई है। बल्कि नेतन्याहू बहुत जल्द अमेरिका जाने वाले हैं। एक बार फिर से यह भी इंटेल आ रहा है। अब्राहम एकॉर्ड, जिसे 2020 में अरब देशों और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए शुरू किया गया था। इस ऐतिहासिक समझौते का नाम अब्राहम इसलिए रखा गया है क्योंकि इब्राहिम को मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों में पैगंबर माना जाता। सोच ये थी कि एक ही पैगंबर में आस्था रखने वाले तीनों समुदाय शांति और कूटनीति के लिए एक साझा मंच पर आ सकेंगे। इस पहल की अगुवाई डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और सबसे पहले यूएई, बहरीन और इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद सूडान और मोरक्को जैसे देशों ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया था और अब मलबे के नीचे सांस ले रहे गाजा को ड्रीम गाजा में बदलने के लिए इस अब्राहम एकॉर्ड का नया संस्करण आने वाला है। दरअसल अब्राहम एकॉर्ड के विस्तार की जो योजना बनाई जा रही है, उसमें गाजा के मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए अरब के और भी देशों को शामिल करने पर बात हो रही है। खबर है कि अब्राहम एकॉर्ड के विस्तार के तहत यूएई और मिस्र समेत 4 अरब देशों को गाजा का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपने की बात चल रही है। यानी हमास को हटाकर गाजा की सत्ता एक अरब ब्लॉक को दे दी जाएगी, लेकिन सुपरविजन अमेरिका का रहेगा। बड़ा सवाल, इस योजना में यह प्रस्ताव भी शामिल है कि भविष्य में इजराइल को फिलिस्तीनी का समर्थन करने के लिए कहा जाएगा, फिलिस्तीनियों का। लेकिन वो जो फिलिस्तीनी वहां पर बचे हैं वो कहां जाएंगे? सोचिए वो कहां जाएंगे। किताब है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, उसमें लिखा है कि अगर कहा जाए किसी भी अरब वर्ल्ड को इन फिलिस्तीनियों को ले लो तो सब मना कर देंगे। लेकिन असली सवाल यही और यहीं से उठता है कि ड्रीम गाजा तक पहुंचने के रास्ते की कीमत क्या लोगों के खून से वसूली जा रही है? गाजा का ज्यादातर हिस्सा पहले ही जमींदोज हो चुका है और जो कुछ बचा है उस पर भी नेतन्याहू लगातार बम दाग रहे हैं। सोचिए 7 दिन में 550 लोगों की मौत। यानी ट्रंप और नेतन्याहू लाख दावे कर लें, लेकिन गाजा में उनके सपनों के महल की नींव खून, विस्थापन और मलबे के ढेर पर पड़ेगी। ट्रंप की नजर गाजा पर है और नेतन्याहू को यह पता है।
कि ट्रंप को चढ़ाओ मक्खन लगाओ तो ट्रंप सारी बात मान जाते हैं। यह बात पाकिस्तान को भी समझ में आ गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप की नजर गाजा पर है, लेकिन पाकिस्तान की नजर और उसकी मिसाइल का निशाना अमेरिका पर है। ट्रंप को इस बात का जल्द पछतावा होगा कि उन्होंने असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर सम्मान क्यों दिया, बगल में बिठाकर लंच क्यों कराया, पाकिस्तान को मित्र देश क्यों कहा, पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर भारत से कूटनीतिक छल क्यों किया। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप इस समय निश्चित ही पछता रहे होंगे। इस्लामाबाद से अमेरिका की फिक्र बढ़ाने वाली यह खबर आप ध्यान से देखिए। असीम मुनीर ट्रंप के पीठ पीछे सीक्रेट तरीके से एक खतरनाक आईसीबीएम बना रहे हैं। आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा कि अमेरिका के पास मिनटमैन है और वहां पर रशिया में यार्स। इसका मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी जिसकी रेंज करीब करीब 5,500 किलोमीटर से अधिक होती है। और यह एक ऐसी मिसाइल होगी जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है, जो सीधे अमेरिका तक वार कर सकेगी। पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी भी लगभग 12,000 किलोमीटर ही है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के विस्फोटक साथ ले जाने में सक्षम होगी। मतलब पाकिस्तान ने अगर एक बार इस मिसाइल को बनाने में सफलता हासिल कर ली तो वो जब चाहे अमेरिका में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। एक और इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन बन सकता है। सोचिए, ट्रंप को यह एटमी टेंशन पाकिस्तान से मिल सकती है। वहीं पाकिस्तान, जिसे ट्रंप द ग्रेट मानते हैं, वही पाकिस्तान जो ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार देने की सिफारिश कर चुका है, ट्रंप को दिखाने के लिए उनकी चाटुकारिता करता रहा है और बदले में ट्रंप को चोरी छिपे परमाणु आईसीबीएम वाला धोखा भी दे रहा है। अपनी प्रशंसा करवाने में ही खुश रहने वाले ट्रंप पाकिस्तान की जो धूर्तता है उसको नहीं जानते। हालांकि अब उनकी आंखें अमेरिकी खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट से जरूर खुल जाएंगी। पाकिस्तान पर अमेरिका की रिपोर्ट सनसनीखेज है। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में यह खबर छपी है, बल्कि इसका एनालिसिस भी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से, ध्यान से सुनिएगा, चीन की मदद से अपने परमाणु शस्त्रागार को अपग्रेड करने में जुटा है। बात जहां तक पाकिस्तान की नई न्यूक्लियर आईसीबीएम की है, तो एक बार यह मिसाइल बन जाने के बाद पाकिस्तान को अमेरिका अपना दुश्मन मानेगा। अमेरिका पाकिस्तान को परमाणु दुश्मन के रूप में घोषित करने पर मजबूर होगा। असल में अमेरिका में यह संवैधानिक नियम है कि कोई भी देश जो परमाणु हथियार रखता है या फिर बनाता है और अमेरिका को उससे डायरेक्ट खतरा महसूस होता है, तो अमेरिका में उस देश को परमाणु दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का परमाणु दुश्मन माना जाता है, क्योंकि तीनों ही देशों के पास इसी तरह की आईसीबीएम मौजूद है और इसकी जद में अमेरिका हर बुरे वक्त में, हर विषम परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा रहा है। मतलब जब से देश आजाद हुआ है तब से, और हमेशा से पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया। लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर छल अमेरिका के लिए गंभीर मुद्दा। अमेरिका जिस तरह से यह नहीं चाहता कि ईरान कभी परमाणु बम बनाए, ठीक उसी तरह से अमेरिका यह भी कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ऐसी कोई न्यूक्लियर आईसीबीएम बनाए जिससे अमेरिका को सीधे खतरा हो। लिहाजा अब सवाल आगे का है। अमेरिका को जब पाकिस्तान की परमाणु साजिश पता चल चुकी है, तो फिर अमेरिका आगे चलकर पाकिस्तान पर क्या कठोर एक्शन ले सकता है? क्या अमेरिका ईरान की तरह पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी B-2 बॉम्बर से बमबारी कर सकता है? जब ये सवाल उठ रहे हैं, तब आपको जानना चाहिए कि नेतन्याहू ने बहुत पहले ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद करने का संकल्प लिया था। नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर ईरान का परमाणु प्लांट तबाह कर चुके हैं। तभी से पाकिस्तान में बहस छिड़ी है कि क्या नेतन्याहू अब पाकिस्तान का नंबर भी लगा सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है? पिछले वर्ष अमेरिका ने पाकिस्तान से के लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर नई आर्थिक पाबंदियां लगाई थी। उस वक्त पाकिस्तान ने इन प्रतिबंधों को पक्षपाती कहा था। तीसरा सवाल, क्या ट्रंप पाकिस्तान की न्यूक्लियर नीयत जानने के बाद भारत से रिश्तों में भूल सुधार करेंगे? इसके चांस बहुत ज्यादा है। ट्रंप ये समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर है। वो जानते हैं, पूरा अमेरिका ये जानता है।
आजादी के बाद पाकिस्तान को अमेरिका ने हथियार दिए थे कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। अमेरिका शुरू से जानता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, जबकि दोस्ती के मामले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। अपाचे, चिनुक, ये सब हमने अमेरिका से लिए, पैसा देकर लिए हैं, पाकिस्तान की तरह उधार से नहीं। भारत दोस्ती निभाता है, छल करना भारत के डीएनए में नहीं। और ट्रंप पाकिस्तान के चक्कर में भारत जैसा भरोसेमंद और एक कामयाब और एक ग्रोइंग दोस्त खोने की गलती कभी नहीं करेंगे। अब आप ये न्यूज रील में देखिए पाकिस्तान कैसे एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश करता है, तो दूसरी तरफ चोरी छिपे अपने डीएनए के अनुसार अमेरिका से ही छल कर रहा है। पाकिस्तान की जो मीडिया खबर आई है उसमें उनका रुख इस तरफ है कि वो चुपचाप एक आईसीबीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के लिए शायद रीजनल लेवल से लेके वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रैटेजिक डेटरेंस देने की जगह देगा। देखिए यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि इस वक्त दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश के पास आईसीबीएम जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं हैं। चोरी छिपे ईरान के पास शायद है, लेकिन वो ऑफिशियली कभी बताता नहीं। पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों के पास कुछ हजार किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें जरूर हैं, लेकिन आईसीबीएम की कैटेगरी में नहीं आती हैं। वर्ष 2025 में सबसे खतरनाक आईसीबीएम मिसाइलें रखने वाले टॉप 7 देशों की बात करें तो रूस के पास आईसीबीएम का बहुत बड़ा जखीरा है। 306 मिसाइलें हैं जो 1185 परमाणु हथियारों के साथ हमला कर सकती हैं। सैटर्न 2 नाम से मशहूर RS-28 सरमत दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। चीन के पास DF-41 मिसाइल सड़क पर चलने वाले ट्रक से भी लॉन्च की जा सकती है और ये 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। JL-2 सबमरीन से लॉन्च होती है जो चीन की समुद्री ताकत को दिखाती है। अमेरिका अपनी पुरानी मिनटमैन 3 मिसाइलों को हटाकर नई सेंटिनल मिसाइलें ला रहा है। ट्राइडेंट 2 DF-5 मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की पनडुब्बियों में लगाई जाती हैं। ब्रिटेन की ताकत इसकी पनडुब्बियों में है। ट्राइडेंट 2 DF-5 मिसाइलें एक ही बार में कई टारगेट पर हमला कर सकती हैं। फ्रांस की M51 मिसाइल सबमरीन से दागी जाती है और 10,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ये मिसाइल भी MIRV से लैस है। भारत के पास अग्नि 5 है जो करीब 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से चलती है, यानी कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास हसोंग 18 आईसीबीएम है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है और इसका परीक्षण 2023 में किया गया था। ये उन्होंने चाइना से ली है बेसिकली। जुलाई 2023 में जापान के पास समुद्र में इसका परीक्षण किया गया था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से देखिएगा। हम आपसे ट्रंप की बात कर रहे हैं तो आपको आज लीडर ट्रंप नहीं डीलर ट्रंप से मिलवाते हैं। बेसिकली उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम भी है। जो दुनिया में वर्ल्ड लीडर के तौर पर मशहूर होना चाहते हैं, नोबेल पीस प्राइज पाना चाहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो वर्ल्ड डीलर बन गए हैं। उनके भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए बयानों को आप सुन लें तो ऐसा लगता है कि उन्हें लीड करने से ज्यादा आनंद डील करने में आता है, जिसको लेकर अक्सर उनकी आलोचना होती है। लेकिन उनका रवैया ऐसा है कि उन्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा डीलर कहा जाने लगा है, ट्रांजैक्शनल पर्सन। वैसे आपको यह बता दें कि ट्रंप बिजनेसमैन ही है और उनके लिए बिजनेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। बिजनेस से बड़े वो खुद है वैसे। और इस सब पर खूब मीम्स बनते हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह भारत में प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानों के बाहर ऐसे बोर्ड लगा होता है, उसी तरह से वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर एक बोर्ड भविष्य में लगाया जा सकता है जिस पर लिखा होगा ट्रंप कूटनीतिक डीलर्स। हमारे यहां हर प्रकार की डील कराई जाती है। वैसे आज ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल एक बार फिर उन्होंने भारत के साथ डील को लेकर बेचैनी दिखाई है। इससे पहले भी अलग अलग देशों के साथ डील खेल चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्दी बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक वो दुनिया के सभी देशों से शानदार डील कर रहे हैं, जिनमें चीन भी शामिल। ट्रंप के मुताबिक अगला नंबर भारत का। डोनाल्ड ट्रंप ने डील को अपनी कूटनीति का फॉर्मूला बना लिया है। उन्हें दोस्ती में डील चाहिए और दुश्मनी में भी
दुनिया में कहीं भी कोई संकट हो, ट्रंप उसमें अपने लिए डील वाला अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बल्कि मजे की बात है कि ईरान को भी उन्होंने एक डील ऑफर की है अभी। खैर, इसके कई उदाहरण हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उन्होंने डील वाली डिप्लोमेसी दिखाई। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया, उन्हें युद्ध रुकवाने के बदले खनिज डील के लिए कहा। इसी तरह भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भी ट्रंप को डील ही दिखाई दी। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर लंच कराया। अब ऐसी चर्चा है कि उनसे भी ट्रंप ने खनिज और क्रिप्टो करेंसी पर डील करने को कहा है। ताज़ा उदाहरण ईरान का है, जिस पर कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने बम बरसाया। अब अमेरिकी मीडिया में खबर है कि ट्रंप ईरान को $30 बिलियन की मदद दे सकते हैं और बदले में तेल और यूरेनियम बल्कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे ज्यादा बेचैनी भारत से ट्रेड डील को लेकर है, जिसको लेकर वो कई बार बयान दे चुके हैं। कई बार उन्होंने ऐसे झूठे बयान दिए हैं जिनका भारत को खंडन करना पड़ा। 8 मार्च को ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ कटौती के लिए तैयार है और डील होने वाली है, लेकिन भारत ने कहा अभी तो डील को लेकर कुछ फाइनल है ही नहीं। इसी तरह 17 मई को ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ न लगाने का फैसला किया है। ट्रंप के इस दावे का भी भारत ने खंडन किया। ट्रंप के बयान उनकी डील डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं और वो भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत कई बार साफ कर चुका है कि इस ट्रेड डील में भारत के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। Both our leaders have decided to enter into a bilateral trade agreement which will be mutually beneficial for both the economies, for businesses on both sides and the people of both countries. And we are negotiating to make a nice, fair, equitable and balanced agreement to promote business. Any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. पहली बड़ी खबर आ रही है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश सामने आई है। पीओके के जंगली इलाकों में कई नए टेरर लॉन्चिंग पैड बनाने की तैयारी है। इस संबंध में बहावलपुर में लश्कर जैश की एक गुप्त बैठक भी हुई थी। आईएसआई और पाक फौज की मदद से इन टेरर कैंपों को हाईटेक बनाया जा रहा है। एक कैंप में 200 से ज्यादा आतंकी ट्रेनिंग लेंगे और उन्हें रुकने नहीं दिया जाएगा। ये खुफिया जानकारी सामने आने के बाद भारतीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। और राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर सियासी आरोप लगाया। एक पोस्ट में लिखा कि आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। राहुल गांधी का यह हमला दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान पर था। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि आपातकाल में संविधान संशोधन करके जोड़े गए समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निर्वाचन आयोग पर बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू करने का आरोप लगाया है। कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे। उधर तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि नए वोटर लिस्ट की प्रक्रिया में उन्हें साजिश की बू आ रही है। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी इस साजिश में शामिल हो सकती है। बीजेपी ने तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया है। आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से एस जयशंकर ने फोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच ईरान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकालने में सुविधा पहुंचाने के लिए एस जयशंकर ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। भारत ने ईरान इजरायल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सिंधु चलाया। इसके तहत ईरान से अब तक 14 उड़ानों के जरिए 3400 से अधिक भारतीयों को निकाला जा चुका है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंग रेप की वारदात हुई है। फर्स्ट ईयर की छात्रा से 3 लोगों पर रेप के आरोप लगे हैं। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी लॉ कॉलेज के मौजूदा और पूर्व छात्र हैं। एनसीडब्ल्यू ने पुलिस से 3 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंग रेप की वारदात पर सियासत भी गरमाई। बीजेपी ने कड़े शब्दों में निंदा की कि लेफ्ट ने लॉ कॉलेज के सामने प्रोटेस्ट किया, लेकिन टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का अजीब बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करे तो क्या ही किया जा सकता है। पुलिस हमेशा लॉ कॉलेज में नहीं रह सकती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने साफ किया है कि रूम एसी का टेम्परेचर निर्धारित करने का प्रावधान फिलहाल लागू होने की संभावना नहीं है। इसे समय के साथ धीरे धीरे लागू किया जाएगा। 2050 के बाद ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सरकार एसी के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के दायरे में करने की योजना को जल्द लागू कर सकती है। चीन ने पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल देने से मना कर दिया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पाकिस्तान की जो मांग है उसको भी खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें निर्यात के लिए नहीं। बीजिंग के इस कदम को चीन पाकिस्तान के मजबूत रक्षा संबंधों में बड़े मतभेद के रूप में देखा जा रहा है।
पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल की धर्मशाला में बादल फटने के बाद अब तक 5 शव बरामद किए गए हैं। गुजरात, एमपी और राजस्थान में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। वर्धा में सैलाब में फंसे छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। और अब बात भारत की सैन्य शक्ति की। चीन के किंगडाओ में एससीओ समिट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के साथ बैठक की। इस बैठक से भारत को मिलने वाले हथियारों को लेकर बड़ा अपडेट आया। राजनाथ सिंह और आंद्रे बेलोसोव के बीच S-400 की बाकी बची बैटरीज की डिलीवरी और S-30 MKI को अपग्रेड करने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा अन्य सैन्य उपकरण की खरीद पर भी बातचीत हुई है। रूस ने भरोसा दिया है कि 2026-27 में वो S-400 की बची हुई 2 बैटरीज को भारत अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। ये 2 बैटरीज जल्द आने वाली है। मतलब ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य संघर्ष के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति थोड़ी जटिल हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक को सार्थक बताया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि किंगडाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव से मिलकर खुशी हुई। हमने भारत रूस रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर गहन चर्चा की है। इस बैठक का मुख्य फोकस S-400 की डिलीवरी और Su-30 MKI का अपग्रेडेशन था। भारतीय वायुसेना के पास करीब 260 Su-30 MKI लड़ाकू विमान हैं, जो उसकी बैकबोन है। ये विमान ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अब इसे आधुनिक बनाने पर जोर है। अभी सुखोई में AL-31 इंजन लगा है, जिसे AL-41 इंजन के जरिए अपग्रेड किया जाना है। AL-41 इंजन लगने से Su-30 स्टेल्थ फाइटर जेट बन जाएगा। इसके अलावा इसमें भारत निर्मित एवियोनिक्स और उत्तम रेडार लगाया जाएगा। यह रेडार सुखोई को न केवल आने वाले खतरों से आगाह करेगा, बल्कि दुश्मन का भी पता लगाने में मदद करेगा। इसके अलावा कॉकपिट में डिजिटल ग्लास लगाया जाएगा, जिससे पायलट किसी भी परिस्थिति में जल्द अलर्ट हो जाएंगे। यह अपग्रेड भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। सुखोई को अपग्रेड करने के साथ S-400 की बाकी बची कुछ यूनिट्स की डिलीवरी पर भी रूस से एक अच्छा खासा आश्वासन मिला है। S-400 एडवांस लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर तक दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें लगा रेडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 4 तरह की मिसाइलों से लैस ये सिस्टम एक बार में एक साथ 72 मिसाइलें छोड़ सकता है। ये दुश्मन के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराता है। भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 की 5 यूनिट खरीदने की डील की थी। अब तक S-400 की 3 यूनिट मिल चुकी हैं और 2 यूनिट की डिलीवरी अगले 24 महीने में होने की उम्मीद है। ये सिस्टम भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से खतरे बढ़ रहे हैं। वैसे रूस की ओर से भारत को शक्तिशाली फाइटर जेट Su-57 देने का भी प्रस्ताव आया है। यहां तक कि रूस ने इसके साझा निर्माण का भी ऑफर भारत को दिया है। Su-57 2 इंजन वाला आधुनिक फाइटर जेट है। ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसकी भारत को बहुत ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक ऐसा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसमें 2 इंजन है। F-35 में सिर्फ 1 इंजन है। ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी दुश्मन के लिए इसका पता लगाना लगभग असंभव होता है। इसकी स्पीड 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्पैक्ट रेंज 1900 किलोमीटर तक है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता रखता है। मौजूदा हालात में Su-57 वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। फिक्र में अब भगवान जगन्नाथ की उस यात्रा का जिक्र करते हैं, जिसको लेकर काफी कुछ हो रहा है। खैर, राजनीति से वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति ने इसमें इस तरह से घुसपैठ की है कि आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा का राजनीतिक एंगल ट्रेंड कर रहा है और इसके केंद्र में पश्चिम बंगाल। दरअसल आज के दिन देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, लेकिन चर्चा ओडिशा के पुरी, गुजरात के अहमदाबाद और यूपी के वाराणसी की सबसे ज्यादा होती रही। इस चर्चा में एक एंट्री और हुई है। वो जगह है पश्चिम बंगाल का दीघा। पश्चिम बंगाल के दीघा में भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर बना, जिसका इसी वर्ष 30 अप्रैल 2025 को उद्घाटन हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में ममता बनर्जी की सरकार की अहम भूमिका थी। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि दीघा में जगन्नाथ मंदिर के जरिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महत्व कम करने की कोशिश है। इस टकराव के बीच अब ममता सरकार ने ऐलान किया है कि दीघा भगवान जगन्नाथ की यात्रा का प्रसाद पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ से अधिक घरों में बांटा जाएगा, जो शुरू भी हो चुका है।
टीएमसी के एक सोशल मीडिया पोस्ट में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि दीघा से भगवान जगन्नाथ का दिव्य महाप्रसाद अब पूरे बंगाल में घरों तक पहुंच रहा है। 27 जून तक आप अपने नज़दीकी राशन की दुकान से अपना पवित्र प्रसाद बॉक्स ले सकते हैं। इसके अलावा टीएमसी सरकार अपने नेटवर्क के जरिए 27 जून से 4 जुलाई तक पूरे राज्य में प्रसाद का वितरण करेगी। ममता बनर्जी का इस तरह से धार्मिक कार्यों में सक्रिय होना बीजेपी को बहुत पसंद नहीं आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने रथ को राजनीति में बदल दिया है। वो हिंदू की तरह काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पहले वो ये बताएं कि मुर्शिदाबाद हिंसा में मंदिर में तोड़फोड़ को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है। इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रश्न इससे आगे का है। प्रश्न ये है कि क्या ममता बनर्जी दीघा जगन्नाथ मंदिर के जरिए अपनी तुष्टीकरण वाली छवि को तोड़ना चाहती हैं? क्या जिस तरह से बीजेपी के लिए अयोध्या है, उसी तरह से ममता दीघा के जगन्नाथ मंदिर का इस्तेमाल करना चाहती हैं? क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वाली विभाजित राजनीति को खत्म करने की कोशिश में है? क्या 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले दीघा मंदिर ममता के लिए अयोध्या का राम मंदिर बनने वाला है? पश्चिम बंगाल में इन सवालों पर खूब राजनीतिक चर्चा हो रही है। वैसे एक सच ये भी है कि बीजेपी को 2024 के चुनाव में अयोध्या राम मंदिर का कुछ खास फायदा नहीं मिला और 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, 240 पर आकर अटक गई। पश्चिम बंगाल में दीघा की जगन्नाथ मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तुलना शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के दर्शन के लिए हजारों लोग दीघा पहुंच रहे हैं। ऐसा दावा किया गया है कि यहाँ हर दिन कम से कम 1 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने वाले लोग ये कहते हैं कि पुरी जगन्नाथ धाम है तो दीघा एक अजूबा है। इस्कॉन से जुड़े राधा रमण दास तो यहाँ तक दावा करते हैं कि दीघा जगन्नाथ धाम पर जगन्नाथ देव का आशीर्वाद है, ये अगले 1000 सालों तक बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, दीघा जगन्नाथ मंदिर 2026 के लिए ममता की अयोध्या है। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उन्हें पुरी और दीघा दोनों पसंद है। ममता बनर्जी खुद दीघा में बहुत सक्रिय हैं, जो ये संकेत दे रहा है कि ममता बनर्जी 2026 के चुनाव में बीजेपी के ध्रुवीकरण वाली राजनीति सफल नहीं होने देना चाहती। मुझे लगता है कि वो पुरी के मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया था, इसलिए शायद वो पुरी की रथ यात्रा को मौक करके नया रथ यात्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिखावे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म को लेकर इसलिए छेड़छाड़ी नहीं करनी। दीघा का जगन्नाथ धाम के प्रसाद, इसके बारे में वो जो लोग हिंदू बोलकर जो ये मैलाइन कर रहे हैं, डिस्टॉर्टेड कैंपेन कर रहा है, वो पूरा फेक हिंदू है। तृणमूल के खिलाफ वो लड़ते अभी भगवान का खिलाफ लड़ने शुरू कर दिया। हम लोग सिर्फ बोले हैं कि ये प्रसाद मत बोलिए। प्रसाद बोलकर आप फिर से हिंदू सेंटिमेंट में आघात दे रहे, क्योंकि आप मुसलमान का दुकानदारों से ये प्रसाद बोलकर मिठाई बनाए हैं। कुछ लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए और नाटक करने के लिए जो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के साथ ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए। तो हृदय पूर्वक हो तो अच्छा है। राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन के अलावा आज पूरे देश में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली। पुरी में भव्यता सबसे ज्यादा थी। दोपहर 3 बजे पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। उधर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 4 बजे मंगल आरती की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। हालांकि इस रथ यात्रा में सुबह 10 बजे एक हाथी बेकाबू हो गया और 100 मीटर तक भागा। इसके बाद रथ यात्रा में भगदड़ सी मच गई। लोग इधर उधर भागते दिखे। बेकाबू हाथी 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। मुश्किल से काबू पाया गया। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हो गया। वाराणसी में भी 350 साल से चली आ रही परंपरा आज भी कायम रही। यहाँ भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए।